आज के इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में जितनी भी वेस्टर्न फिलॉसफी है हम उन सभी की बात करेंगे। हम आइडियलिज्म की बात करेंगे, रियलिज्म की बात करेंगे, नेचुरलिज्म की बात करेंगे, प्रैग्मेटिज्म की बात करेंगे, एग्जिस्टेंशलिज्म की बात करेंगे, ह्यूमनिज्म की बात करेंगे। हम इन सभी फिलॉसफी, इन सभी पश्चिमी दर्शनों के बारे में हम जानेंगे कि ये दर्शन क्या हैं। इन्होंने एजुकेशन के बारे में, एजुकेशनल प्रिंसिपल्स के बारे में, टीचर के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, करिकुलम के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में क्या-क्या बातें कही हैं और आज की डेट में इनका हमारी शिक्षा में क्या योगदान रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 6 जो वेस्टर्न फिलॉसफी हैं, हम उनकी बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो वीडियो आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइडियलिज्म इन एजुकेशन, कि शिक्षा में आदर्शवाद। तो आज आइडियलिज्म के बारे में हम क्या क्या जानने वाले हैं, इसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव और करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन, टीचर, स्कूल को लेकर आइडियलिज्म ने क्या क्या बोला है, उसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे कि आज के एजुकेशन में आइडियलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म देखते हैं कि आदर्शवाद की अवधारणा, तो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की एक विचारधारा है, एक आइडियोलॉजी है जो एक क्या मानता है कि जो ये यूनिवर्स है, ठीक है, जो ये दुनिया है, ये ईश्वर ने बनाई है। दिस यूनिवर्स टू बी क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, कि ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है। इसीलिए जो ईश्वर है, जो गॉड है, वही अल्टीमेट रियलिटी है, वही अंतिम सत्य है। और जो सॉल है, जो आत्मा है, वो गॉड का ही एक पार्ट है, ठीक है। और आइडलिस्ट बिलीव दैट द माइंड इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, की जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है? माइंड, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि ही ज्ञान का स्रोत है, ठीक है। इसलिए जब दुनिया ईश्वर ने बनाई है और ईश्वर ही अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, गॉड ही अल्टीमेट रियलिटी है, तो जो ह्यूमन लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो क्या होना चाहिए? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन या अटेनमेंट ऑफ गॉड। तो यही हमारे लाइफ का अल्टीमेट एम है, ठीक है, विच कैन अचीव्ड बाय फॉलोइंग मोरल वैल्यू। जो कब पॉसिबल है? जब हम मोरल वैल्यूज को फॉलो करें, नैतिक जो आचरण है उसका पालन करें, तभी हम अपने लाइफ का जो अल्टीमेट एम है, अटेनमेंट ऑफ गॉड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, इसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने मोरल वैल्यू पे काफी फोकस किया है। फॉर देम द आइडिया इज मोर रियल देन द ऑब्जेक्ट। आइडियलिज्म क्या मानता है कि जो आइडिया है, जो विचार है, वो वस्तु की तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में ज्यादा रियल है। क्यों? कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ये मानता है कि ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, वो एक जैसी नहीं रहती, हमेशा चेंज होती रहती है, बनती है, अ, नष्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन विचार, आइडिया है, कभी नहीं मरते, ये हमेशा जिंदा रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, आज के टाइम में देखते हैं, ना प्लेटो है, ना एरिस्टोटल है, ना इंडिया में देखें तो विवेकानंद जी नहीं है, अब्दुल कलाम जी नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं, आज भी हमें गाइड करते रहते हैं। तो इसलिए आइडियलिज्म क्या मानता है कि वस्तुएं, ऑब्जेक्ट तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन आइडियाज, जो विचार हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, इसलिए वही रियल है, ठीक है। अब आइडियलिज्म का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, आदर्शवाद का विकास किस तरह से हुआ? तो सबसे पहले आदर्शवाद के जो विचार थे, इस तरह की जो थॉट थी, थिंकिंग थी, ग्रीक फिलोसफर जो थे, थाल्स, इन्होंने दी थी, ठीक है। इन्होंने इस यूनिवर्स के बारे में अपनी विचार रखे थे कि किस तरह से यूनिवर्स बना है, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले इस बारे में जो सबसे पहले विचार दिया था, थाल्स ने दिया था। और उसके बाद जो इटालियन फिलोसफर थे, जेनोफिनिस, उन्होंने इस विषय पे अपने विचार प्रस्तुत किए। और जेनोफिनिस के बाद किसका नाम आता है? जेनोफिनिस के बाद जो ग्रीक फिलोसफर सोक्रेट्स थे, जिसको हिंदी में सुकरात कहते हैं, उन्होंने इस बारे में अपनी बात रखी। और सोक्रेट्स के बाद जो उनके स्टूडेंट थे, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो ने इस बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे, ठीक है। लेकिन प्लेटो ने जो अपने विचार रखे, ठीक है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने इस विचार को रखा। और उसके पीछे साथ साथ उन्होंने हर चीज के पीछे का लॉजिक भी दिया, ठीक है। तो प्लेटो वॉज द फर्स्ट फिलोसफर ऑफ ग्रीस हु प्रेजेंटेड हिज फिलोसफिकल थॉट्स in an organized and logical manner,
दैट्स वाई प्लेटो इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ आइडियलिज्म। इसलिए जो प्लेटो को फादर ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले विचार तो थास ने भी दिए थे, जेनोफिनीज ने भी दिए, ठीक है, और सोक्रेट ने भी दिए, लेकिन प्लेटो ने जो भी विचार दिए बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से और एक लॉजिकल मैनर में दिए, तो इसलिए इनको फादर ऑफ आइडियलिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो प्लेटो है, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो सॉल है, जो गॉड है, उसके एग्जिस्टेंस को इन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि हाँ आत्मा है, ईश्वर है, ठीक है। और ये जो यूनिवर्स है, जो दुनिया है, किसने बनाई है? ईश्वर ने बनाई है, ठीक है। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये प्लेटो ने बात कही। और इसके साथ साथ प्लेटो ने और क्या कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, कि यहाँ पे एक दुनिया नहीं, यहाँ पे दो तरह की दुनिया है। एक है फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हम मटेरियल वर्ल्ड भी कहते हैं, जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है। दूसरा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती। ये थॉट्स की दुनिया है, ये विचारों की दुनिया है, ठीक है, ये सॉल की दुनिया है। तो जो आध्यात्मिक दुनिया है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये हमें दिखाई नहीं देती, और जो भौतिक दुनिया है ये दिखाई देती है। लेकिन जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, ये एक जैसा नहीं रहता, ये हमेशा चेंज होता रहता है, बनता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, बनता है। यहाँ पे चीजें एक जैसी नहीं रहती, इसलिए ये रियल नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आइडियाज की दुनिया है, जो विचारों की दुनिया है, जो ईश्वर की दुनिया है, वो वही रियल है, क्योंकि उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आता। तो प्लेटो ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल बताया, और मटेरियल वर्ल्ड को इन्होंने कहा कि नहीं, ये रियल नहीं है, क्योंकि ये चेंजेबल है, ठीक है। आगे चलकर प्लेटो थॉट ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी इज कॉल्ड आइडियलिज्म, कि प्लेटो की जो ये सोच है, उसको पश्चिमी जगत में, वेस्टर्न कंट्री में क्या नाम दिया गया? आदर्शवाद या आइडियलिज्म का नाम दिया गया, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म, तो प्रिंसिपल से आपको सारा आइडियलिज्म क्लियर हो जाएगा। कि सबसे पहले हम देखते हैं दिस यूनिवर्स इज क्रिएटेड बाय गॉड, कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, जैसे हम अभी हमने बात की। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सुपीरियर टू मटेरियल वर्ल्ड, कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल वर्ल्ड चेंजेबल है, इसलिए ट्रूथ नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें चेंज नहीं होता, वो हमेशा एक जैसा रहता है, इसलिए वही रियल है, वही सुपीरियर है। द सोल इज द सुपीरियर फैक्टर एंड गॉड इज द सुप्रीम सोल, की आत्मा एक आध्यात्मिक तत्व है और परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, की मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा आइडियलिज्म का मानना है। ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन हिज फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पावर, कि मनुष्य का विकास उसकी भौतिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही बात है कि हम फिजिकली और आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअली जितने हम स्ट्रांग होंगे, उतने हमारे डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं, कि हम अंदर से बाहर से हर तरीके से अगर हम स्ट्रांग हैं, तो हम अपना विकास कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ये बात आइडियलिज्म मानता है। द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ गॉड, कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति या ईश्वर को प्राप्त करना है। और फॉर अटेनमेंट ऑफ गॉड, कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? द अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस, कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक मूल्य, सत्यम शिवम सुंदरम, इस तरह की आध्यात्मिक मूल्य जरूरी है। और ये मूल्य किस तरह से हमें प्राप्त हो सकते हैं? इसके लिए मोरल कंडक्ट इज इसेंशियल फॉर अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यू, कि आध्यात्मिक मूल्य तभी मिल सकते हैं जब हमारा आचरण अच्छा हो, जब हमारा मोरल कंडक्ट अच्छा हो, हम अच्छा काम करें, अच्छी चीजों को अपनाएं, गलत चीजों से दूर रहें, तभी हम हमारे में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं वो डेवलप हो सकती हैं, और हम गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आइडियलिज्म के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। द अल्टीमेट एम इज टू नो द फॉर्म ऑफ सोल एंड गॉड, कि जब हमारे लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है गॉड को प्राप्त करना है, सेल्फ रियलाइजेशन है, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव भी क्या होना चाहिए? टू नो द फॉर्म ऑफ सोल एंड गॉड, की ईश्वर और आत्मा को जानना। फिजिकल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक और मानसिक विकास। सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा और क्या क्या है? क्रिएशन ऑफ एबल सिटीजन, की श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना। डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कंसिस्टेंस, की आध्यात्मिक चेतना का विकास।
डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड डिस्क्रिप्शन, की बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास, कि बुद्धि और विवेक शक्ति का विकास होगा तभी हम खुद को जान सकेंगे, खुद को समझ सकेंगे, इस दुनिया को जान सकेंगे, ईश्वर को जान सकेंगे। इसलिए माइंड और डिस्क्रिप्शन, बुद्धि एवं विवेक शक्ति का विकास भी जरूरी है। करिकुलम किस तरह का होना चाहिए? तो जैसे अब इनका ऑब्जेक्टिव ही है कि अटेनमेंट ऑफ गॉड, ईश्वर को प्राप्त करना, खुद को जानना, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसी हिसाब से आइडियलिज्म ने करिकुलम को भी डेवलप किया है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें किस पर जोर दिया जाए? फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, कल्चरल, मोरल, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑफ मैन, ठीक है, कि करिकुलम ऐसा हो जिससे बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। तो इसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाने चाहिए? तो उनको लैंग्वेज की नॉलेज देनी चाहिए, लिटरेचर, थियोलॉजी, एथिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिकल साइंस, आर्ट एंड म्यूजिक, ठीक है, कि धर्मशास्त्र, साहित्य, भाषा, नीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक विज्ञान, कला, संगीत, इन चीजों जो इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए और बच्चों को ये चीजें सिखाई जानी चाहिए ताकि उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। ओके, अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए? तो आइडियलिज्म ने कौन कौन से मेथड्स बताए हैं? सबसे पहले इमिटेशन मेथड, अनुकरण विधि। इमिटेशन क्या होता है? छोटी क्लास में देखते होंगे कि टीचर पढ़ता है और बच्चा टीचर को रिपीट करता है, जो टीचर पढ़ते हैं बच्चा साथ के साथ रिपीट करता है, उसको इमिटेट करता है। तो इसको कहते हैं अनुकरण विधि, जो छोटी क्लासेस में अक्सर हम देखते हैं। उसके बाद सेल्फ एक्टिविटी मेथड, खुद से करके सीखना, सेल्फ एक्टिविटी, आत्मक्रिया विधि, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी मेथड, स्वाध्याय विधि, खुद से पढ़ना, स्वयं पढ़ना। डिबेट मेथड, सोक्रेट्स ने दिया था, वाद विवाद विधि। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि, ये भी सोक्रेट का था। क्वेश्चन आंसर मेथड, ये भी सोक्रेट ने दिया था। तो कौन कौन से मेथड्स अभी आइडियलिज्म ने बताए? इमिटेशन, सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ स्टडी, डिबेट, लेक्चर, क्वेश्चन आंसर मेथड। इसके अलावा डायलेक्टिक, जिसको संवाद विधि कहते हैं, कि ये भी बहुत जरूरी है बच्चों को चीजों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ये अरिस्टोटल का था, आगमन और निगमन विधि, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इंडक्टिव की बात करते हैं, आगमन की बात करते हैं, तो इसमें पहले एग्जांपल्स दिए जाते हैं, फिर डेफिनेशन दी जाती है, रूल्स बताए जाते हैं। और निगमन में, डिडक्टिव में, पहले रूल्स बताए जाते हैं, पहले डेफिनेशन दी जाती है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये भी मेथड अरिस्टोटल का था। फिर उसके बाद लॉजिकल मेथड, ये किसने दिया? ये हेगल ने दिया। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड, की प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिपीट करते रहो, जब तक हम चीजों को सीख नहीं जाते। तो ये जो विधि है, अभ्यास विधि और आवृत्ति विधि, है किसने दी? पेस्टोलॉजी ने। इंस्ट्रक्शन मेथड हार्वर्ड की है। प्लेवे मेथड फ्रोबेल का है। तो आइडियलिज्म ने ये सारे मेथड्स दिए कि इनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, अच्छे से सिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। काफी अच्छे अच्छे जो मेथड्स हैं आइडियलिज्म ने दिए हैं, और आज के टाइम में भी इनका काफी यूज होता है स्कूल्स में, कॉलेज में, ठीक है। फिर डिसिप्लिन, किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए? तो आइडियलिज्म ने किसी भी तरह के फिजिकल जो डिसिप्लिन है, फिजिकल पनिशमेंट है, उसके खिलाफ थे, ठीक है। आइडियलिज्म जो है, आइडियलिस्ट है, किसी भी तरह की फिजिकल पनिशमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है। उनका मानना है कि डिसिप्लिन एक इनर फीलिंग है जो बच्चे के अंदर से आनी चाहिए। लेकिन क्या जरूरी है? स्कूल में थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि बच्चों में वो डिसिप्लिन की जो इनर फीलिंग है वो डेवलप की जा सके। तो आइडियलिज्म किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट के अगेंस्ट था, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि बच्चों में वो डिसिप्लिन, इनर डिसिप्लिन डेवलप किया जा सके, ऐसा मानता है। उसके बाद टीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो आइडलीज गिव सेंट्रल प्लेस टू टीचर इन द एजुकेशनल प्रोसेस, कि इन्होंने जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें टीचर को सेंट्रल प्लेस दिया है, कि शिक्षकों को मुख्य स्थान दिया है, ठीक है। और आइडियलिज्म क्या मानता है? कि टीचर ऐसा होना चाहिए, टीचर में काबिलियत होनी चाहिए जो बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना, बच्चों में जो पशु वाले गुण होते हैं, बालक बानर एक स्वभाव, बच्चे बंदर की तरह होते हैं। तो बच्चों को जो वो पशुत्व है, ठीक है, उससे बच्चों को मनुष्य बना सके, और मनुष्य से बच्चों को देवत्व की ओर ले जा सके, ताकि जो हमारी लाइफ का अल्टीमेट एम है, अटेनमेंट ऑफ गॉड, उसको अचीव किया जा सके। तो टीचर इतना काबिल होना चाहिए कि बच्चों को इंसान बना सके, और इंसान से उनमें देवत्व वाला जो विकास है, ठीक है, वो विकसित कर सके। तो
टीचर इतना काबिलियत होना चाहिए, इस योग्य होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा प्लेटो क्या कहते हैं टीचर्स को लेकर, कि टीचर ऐसे इंसान को टीचर बनना चाहिए जो नॉलेजेबल हो, जिसमें फिलोसफिक एटीट्यूड हो और जिनमें एक अंतर्दृष्टि हो, ताकि वो अपने बच्चों में चेंजेस ला सके, उनको चीजों को सिखा सके, उनमें वैल्यूज डेवलप कर सके। ठीक है। और टीचर ऐसा हो जो अपने बच्चों को, स्टूडेंट को ठीक से समझ सके और इस काबिल हो कि उनका विकास कर सके। ऐसे इंसान को टीचर होना चाहिए। अब स्कूल्स को लेकर आइडियलिज्म क्या कहता है, स्कूल को लेकर आइडियलिज्म कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ गॉड, इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है जहाँ पे बच्चे सारी चीजें सीख सकें। तो इसके लिए जो सबसे अच्छी जगह है वो स्कूल है। ये सारी चीजें स्कूल में, विद्यालय में ही पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है। तो आइडियलिज्म ने स्कूल को बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मानी है जहाँ पे बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट स्कूल शुड बी सिचुएटेड एट सच प्लेस where children can proceed forward to the realization of five social ideals and spiritual value, कि स्कूल ऐसी जगह पे होना चाहिए, ठीक है, विद्यार्थी ऐसे स्थान पे, विद्यालय ऐसे स्थान पे होना चाहिए जहां पर बच्चों में सामाजिक आदर्शों तथा आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे हो सके। ठीक है। बच्चों का में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं डेवलप हो सके, मोरल वैल्यूज डेवलप हो सके। तो स्कूल ऐसी जगह पे होने चाहिए जहाँ पे बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी बाधाओं के बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें। ठीक है। और लास्ट में हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिज्म इन करंट एजुकेशन, की आज के समय में आदर्शवाद का क्या योगदान रहा है हमारी एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियलिस्ट फिलोसफी इन एजुकेशन एम्फेसाइजेस ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, की शिक्षा में आदर्शवादी दर्शन आत्म साक्षात्कार पर, आत्मानुभूति पर जोर देता है। सेल्फ रियलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने को, खुद को नहीं जान पाते, हम अपने बारे में नहीं जान पाते, हम अपनी जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीकनेस है, हमें वही नहीं पता होती। इसलिए हम क्या बनेंगे, क्या कर सकते हैं, हम यही हमें नहीं पता चलता। लेकिन अगर हम खुद को जाने, खुद को समझें, ठीक है, तो हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी जानेंगे, वीकनेस के बारे में भी जानेंगे। और इस अगर हमें अपने, हम खुद को, हम मतलब हम खुद के बारे में अगर अच्छे से जानेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारा जो एम है हम उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। एम्फेसिस टू सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन पर जोर देते हैं आदर्शवादी। आइडियलिज्म असाइन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू द टीचर, कि टीचर को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है इसमें। एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो आज के टाइम में बहुत जरूरी है। आज के टाइम में हम देखते हैं बच्चे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, और कई बार हम बाहरी सारी सुख सुविधाएं, फैसिलिटीज हमें मिलती हैं, फिर भी हम अंदर से दुखी रहते हैं। तो इसीलिए मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। एम्फेसाइजेज मेंस ऑलराउंड डेवलपमेंट, कि मनुष्य के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हैं आइडियलिस्ट। ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आइडियलिज्म को जाना कि इसका कंसेप्ट क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, करिकुलम क्या क्या बताया है, टीचिंग मेथड्स क्या है, स्कूल कैसे होने चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, और आज के एजुकेशन में आइडियलिज्म का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारे पॉइंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने किए। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो जरूर आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रियलिज्म इन एजुकेशन, की शिक्षा में यथार्थवाद। तो रियलिज्म के बारे में हम क्या क्या जानने वाले हैं, उसका कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव, करिकुलम, टीचिंग मेथड्स, डिसिप्लिन, टीचर, स्कूल, और लास्ट में हम जानेंगे कि आज के एजुकेशन में रियलिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन बातों पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं।
अगर हम रियलिज्म के कंसेप्ट की बात करते हैं, अवधारणा की बात करते हैं, तो ये लैटिन वर्ड रियलिस्ट से बना है, जिसका मतलब होता है रियल, कि वास्तविक। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो दुनिया हमें दिखती है, इसी को रियल मानता है। जबकि आइडियलिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि आइडियलिज्म स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रियल मानता है, लेकिन रियलिज्म जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो हमें अपनी आंखों से दिखता है, इसी को सत्य मानता है। इसका मानना है कि जो दिखता है वही सही है, और जो नहीं दिखता उसको हम सही नहीं मान सकते। ठीक है। तो इसलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है रियल, कि किसमें बिलीव करता है, जो रियल है, जो दिखता है। तो ये दो शब्दों से बना है, रेस और इज्म। रेस मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, एंड इज्म मीन्स होता है रिफ्लेक्शन, इमेज। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मटेरियल वर्ल्ड को ही सही मानता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको ज्यादा सही मानता है, और ये जो आइडियाज हैं उसको ट्रूथ नहीं मानता, ये ऑब्जेक्ट को ट्रूथ मानता है। ठीक है। इट बिलीव्स दैट द वर्ल्ड इज कंपोज्ड ऑफ मैटर रेदर देन आइडिया। इसका मानना है कि दुनिया जो बनी है, ये मैटर से बनी है, वस्तुओं से बनी है, ना कि विचारों से बनी है। ठीक है। तो आइडियलिज्म के बिल्कुल अपोजिट फिलोसफी है रियलिज्म। आगे हम देखते हैं, रियलिटी इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कि वास्तविकता वस्तु पर आधारित होती है। मतलब जो दिखती है, जो हमें आंखों से दिखाई देती है, वही रियल है। ठीक है। जो चीजें हमें अपनी आंखों से, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, वही रियल है, उसके अलावा और कोई रियलिटी नहीं है, और कुछ रियल नहीं है। आइडियाज आर ओनली द इमेजेस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, कि आइडियाज के बारे में रियलिज्म क्या कहता है कि आइडियाज तो वही है ना, जब हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को देखते हैं, जो चीजों को देखते हैं, उसके उनको देखने के बाद हमारे मन में जो ख्याल आए, वही आइडियाज हैं। ठीक है। तो आइडियाज आर ओनली द इमेजेस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, की विचार केवल भौतिक दुनिया की छवियां हैं और कुछ नहीं है। इट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड, कि वास्तविक दुनिया के उपयोग पर अधिक जोर देता है, क्योंकि इसका मानना है कि जब फिजिकल वर्ल्ड ही रियल है, तो हमें अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए तैयार करना है। तो इसीलिए कब हो सकता है कि जब हम अपने आसपास की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करें, ताकि हम अपने लाइफ को और अच्छा बना सकें, अपने इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए खुद को तैयार कर सकें, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकें। तो इसलिए किस पर ज्यादा जोर दे रहा है कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है, जो रियल वर्ल्ड है, इसको हम ज्यादा से ज्यादा इसको यूटिलाइज हमें करना चाहिए। इट फॉलोज द नेचुरल वैल्यूज, कि ये प्राकृतिक मूल्यों में विश्वास करता है। कौन कौन से हैं? लाइफ, हेल्थ, नॉलेज, सोशल इंटरेक्शन। कि लाइफ अच्छी हो, हम हेल्दी रहें, नॉलेज अच्छी हो, सोशल इंटरेक्शन होता रहे, ताकि हम अपनी जो लाइफ है, जो फिजिकल लाइफ है, इनके द्वारा ही तो हम अपनी फिजिकल लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो इसलिए अगर हम अपने फिजिकल रियल वर्ल्ड की बात करते हैं, तो उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, इसलिए नेचुरल वैल्यूज की बात करता है। ठीक है। Many important aspect of realism are as old as idealism, कि जो रियलिज्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, आइडियलिज्म जितने ही पुराने हैं। ठीक है। और इसको सबसे पहले किस फिलोसफर ने ये विचार दिया था? अरिस्टोटल, अरस्तु ने सबसे पहले इस तरह के विचार दिए थे रियलिज्म के। तो इसीलिए उनको फादर ऑफ रियलिज्म या यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। लेकिन जब ओल्ड सोसाइटी की बात करते हैं, पुराने समय की बात करते हैं, तो उस समय लोग स्पिरिचुअल ज्यादा थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ज्यादा बिलीव करते थे। तो उस टाइम इस फिलॉसफी को इतनी जो पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसको पॉपुलैरिटी कब मिली? 19 सेंचुरी में, जब साइंटिफिक नॉलेज डेवलप हुई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तो उस टाइम जाकर 19 सेंचुरी में ये जो रियलिज्म है, इसको पॉपुलैरिटी मिली, इस फिलॉसफी को। फिर इसके प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, जिससे हमें ये सारा जो फिलोसफी है क्लियर हो जाएगी, कि मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू, कि भौतिक जगत ही सत्य है, जो दिखता है वही सही है, उसके अलावा और कुछ सही नहीं है। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। आइडियलिज्म कहता है कि जो माइंड है वो नॉलेज का सोर्स है, लेकिन रियलिज्म किसको मानता है? जो सेंसेस है उसको सोर्स ऑफ नॉलेज मानता है। तो इसका मानना क्या है कि माइंड बिल्कुल खाली है, और नॉलेज माइंड में कैसे जाती है? वो सेंसेस के थ्रू जाती है। तो सेंसेस, जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है, यही जो है ये ज्ञान का द्वार है। सेंसेस आर द डोर्स ऑफ नॉलेज। मैन इज सुप्रीम। तो आइडियलिज्म और रियलिज्म में एक बात कॉमन है, कि दोनों का मानना है कि मैन इज सुप्रीम, कि मनुष्य एक सर्वोच्च प्राणी है, दुनिया की सबसे बेहतरीन रचना है मनुष्य।
एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, प्रयोग और अवलोकन पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है, ये साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, साइंटिफिक एजुकेशन की बात करता है तो इसीलिए किस पर ज्यादा जोर देता है, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे, प्रयोग और अवलोकन पर ज्यादा जोर देता है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, कि वर्तमान जीवन को ही महत्व देता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में बिलीव करता है तो ये वर्तमान जीवन की अभी हमारी जो लाइफ है इसको अच्छा बनाना ही हमारा गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट लाइफ, वर्तमान जीवन को महत्व देता है। सोल एंड गॉड आर फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इसका मानना है कि आत्मा और ईश्वर कल्पना की उपज है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो दिखता नहीं उसको हम सही नहीं मान सकते। तो इसलिए रियलिज्म कहता है कि आत्मा और गॉड ये सब कुछ नहीं होता, एक केवल हमारा एक ख्याल है और कुछ नहीं। द फिजिकल वर्ल्ड इज रियल, तो लास्ट में क्या है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है यही रियल है, जो दिखता है वही सत्य है, उसके अलावा और कुछ सत्य नहीं है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रियलिज्म, यथार्थवाद। अब इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है रियलिज्म के, प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी रियल एंड सक्सेसफुल लाइफ, कि बच्चों को किस लिए तैयार करना है, एक खुश वास्तविक और सफल जीवन के लिए बच्चों को तैयार करना है। डेवलपिंग द फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ द चाइल्ड, कि बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास करना है, ताकि बच्चा जो अपनी ये लाइफ है, जो ये फिजिकल लाइफ है, ये मटेरियल वर्ल्ड में रह रहा है, इसको और अच्छे से जी सके, बेहतरीन तरीके से जी सके, और अपनी अपनी लाइफ को, जो लाइफ के गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, तो इसलिए इनके लिए हमारी फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, ये बात अर्लिज्म ही कहता है। डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, कि नॉलेज जो है, सेंसेस आर द डोर ऑफ नॉलेज, कि हमें सेंसेस के थ्रू ही नॉलेज मिल रही है, इसलिए बच्चों को जो भी सिखाया जाए, जो भी एजुकेशन दी जाए, उनके सेंसेस के थ्रू दी जाए। ठीक है, तो इसीलिए डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, की इंद्रियों का विकास और प्रशिक्षण जरूरी है, क्योंकि यही डोर ऑफ नॉलेज है, यहीं से हमें नॉलेज मिलनी है। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, एक नई चीज की व्यावसायिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा है और फिजिकल वर्ल्ड में अपनी लाइफ को बेहतर करने की बात कर रहा है, इसलिए इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, की बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, ताकि बच्चों को अलग अलग जो वोकेशन है उसके लिए तैयार किया जा सके। अंडरस्टैंडिंग द मटेरियल वर्ल्ड थ्रू इंक्वायरी, कि अगर हमें अपने जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो ये भौतिक दुनिया है, इसको अगर और अच्छे से जानना है, समझना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है, जांच, जांच पड़ताल, इंक्वायरी। तो इसने साइंटिफिक सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो सारी की सारी इंक्वायरी एक्सपेरिमेंट इस पे बेस होते हैं। तो इसीलिए किस पर ज्यादा जोर दे रहा है, इंक्वायरी, इंक्वायरी मेथड पे ज्यादा जोर दे रहा है। और स्टडी ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स, कि विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन, इस पे क्यों जोर दे रहा है, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने फिजिकल वर्ल्ड जो है इसको और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, इसलिए साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उस पर ज्यादा जोर दे रहा है। और नीड टू नो द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल एंड गुड लाइफ, कि अस्तित्व और अच्छे जीवन को सुनिश्चित करने के लिए दुनिया को जानने की आवश्यकता है, कि अगर हम अपने एग्जिस्टेंस को, ठीक है, और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन को और अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जो रियल जो ये वर्ल्ड है इसको और अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम इस दुनिया को अच्छे से जाने। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक सब्जेक्ट्स उस पर ज्यादा फोकस करता है, ताकि हम अपनी इस फिजिकल जो वर्ल्ड है इसको अच्छे से जान सकें। ट्रांसमिट कल्चर एंड डेवलपमेंट, डेवलप ह्यूमन नेचर, की संस्कृति का संचार और मानव स्वभाव का विकास करना। अब हम करिकुलम की बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर बच्चों को फिजिकल वर्ल्ड के लिए तैयार करना है तो करिकुलम भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। तो सब्जेक्ट शुड बी एज पर द यूटिलिटी एंड रिक्वायरमेंट्स, की जैसी बच्चों की सोसाइटी की नीड हो उसी के हिसाब से सब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू डे लाइफ एक्टिविटी, की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित सब्जेक्ट होने चाहिए, कि सब्जेक्ट ऐसे हों जो हमारी डेली लाइफ में काम आ सके, ऐसे नहीं हो जो हम बस सीखें लेकिन उसका कोई यूज ना हो। तो इन्होंने क्या कहा कि सब्जेक्ट रिलेटेड टू डे लाइफ एक्टिविटीज, कि हमारे दिन प्रतिदिन की गतिविधियों से संबंधित विषय होने चाहिए। द मेन सब्जेक्ट शुड बी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइज, मैथ्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। तो ये मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, जिससे हम अपने फिजिकल वर्ल्ड को अच्छे से जान सकें।
टीचिंग मेथड्स, तो किन किन टीचिंग मेथड्स की बात करता है? एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल रीजनिंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, कि अवलोकन के माध्यम से आलोचनात्मक तर्क पर जोर देता है, कि देख कर सीखना, देखकर महसूस करना, चीजों को देखना और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचना। तो अवलोकन पर, ऑब्जर्वेशन पे ज्यादा जोर देता है। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर ज्यादा जोर देता है। ठीक है। रेसिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेमोस्ट्रेशन, एक्सरसाइजेस, की सस्वर पाठ, प्रयोग, प्रदर्शन, अभ्यास, इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अपने फिजिकल वर्ल्ड को जानना, ताकि ये लाइफ को और बेहतर बनाया जा सके। इसलिए इन चीजों पर जोर देता है। तो इनके मेथड से ही पता चल रहा है कि इस तरह के मेथड है, ताकि बच्चा अपनी सोसाइटी को, अपने इस यूनिवर्स को, अपनी दुनिया को अच्छे से जान सके, ताकि अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। एजुकेशन शुड प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कि शिक्षा को सरल से जटिल और ठोस से अमूर्त तक आगे बढ़ाना चाहिए। कि बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए, तो सबसे पहले उनको वो चीज बताई जाए, सिखाई जाए जो उनको आती है, और उसके बाद धीरे धीरे सिंपल से हम कह सकते हैं कि आसान से कठिन की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है। इसलिए कभी भी बच्चों को हमें वो चीज पहले बताओ जो उनको आती है, और फिर धीरे धीरे हमें उस तरफ जाना चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक है। ताकि बच्चे का इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट में डेवलप हो सके और बच्चा चीजों को अच्छे से सीख सके। एजुकेशन थ्रू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस लाइक फील्ड ट्रिप्स, लेक्चर, फिल्म, टीवी, तो इस तरह से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। लर्निंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एनालिसिस, क्वेश्चनिंग, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए वो फैक्ट्स पे होना चाहिए, विश्लेषण और पूछताछ, ताकि बच्चों की नॉलेज डेवलप हो सके। मदर टंग टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। चिल्ड्रन शुड बी गिवन पॉजिटिव रिवार्ड्स, कि बच्चे अच्छा करें तो उनको सकारात्मक पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए। जैसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में आप अच्छा करो किसी फील्ड में या किसी भी चीज में, तो आपको अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये चीज जो बात की गई रियलिज्म में की गई। डिसिप्लिन किस तरह से होना चाहिए? तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन होना चाहिए। अपोजिंग एनी फॉर्म ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट, कि किसी भी तरह के फिजिकल पनिशमेंट को इन्होंने विरोध किया है। बिलीव्स इन लव एंड सिंपैथी, प्रेम और सहानुभूति में विश्वास करते हैं, कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए प्यार से और सिंपैथी के साथ सिखाया जाए। ठीक है। टीचर्स कैसे होने चाहिए? इंट्रोड्यूस द स्टूडेंट टू द रियलिटीज ऑफ लाइफ, कि टीचर ऐसे हो जो जीवन की वास्तविकताओं से बच्चों को परिचित कर सकें, इसके बारे में बता सकें। ठीक है। कि लाइफ की रियलिटीज क्या है, खुद को कैसे इस दुनिया के लिए तैयार करें हम। तो जो स्टूडेंट, जो टीचर ऐसे होने चाहिए कि जो लाइफ की जो रियलिटीज हैं इसके बारे में बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस करवा सकें। इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज इन एन इजी एंड रिफ्लेक्टिव वे, कि वैज्ञानिक ज्ञान को आसान और प्रभावी तरीके से बच्चों को सिखा सके, बता सके, समझा सके। ठीक है। ही मस्ट हैव फुल मास्टरी ऑफ द नॉलेज ऑफ प्रेजेंट लाइफ, की जो प्रेजेंट लाइफ है उसकी पूरी नॉलेज उनको होनी चाहिए। ठीक है। ही मस्ट बी एबल टू गाइड द स्टूडेंट, कि वो इस काबिल हो कि अपने बच्चों को गाइड कर सके। ठीक है। उनका मार्गदर्शन कर सके। ठीक है। ही मस्ट बी एबल टू कोरिलेट बिटवीन यूटिलिटी इन डेली लाइफ एंड एजुकेशन, कि वो टीचर ऐसे हों कि जो एजुकेशन जो बच्चों को दे रहे हैं उनको उनकी डेली लाइफ से रिलेट कर सकें, ताकि बच्चा भी सीखे तो इंटरेस्ट के साथ सीखे, कि अच्छा जो मैं सीखूंगा मेरी लाइफ में काम आए। तो एजुकेशन को डेली लाइफ से रिलेट करके बच्चों को पढ़ा सके। ही शुड टीच सब्जेक्ट इन प्रॉपर ऑर्डर, कि जो भी बच्चों को सिखाएं एक अच्छे तरीके से सिखाएं, एक प्रॉपर ऑर्डर में सिखाएं। She needs to find out the interest of the child and to teach accordingly, कि टीचर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों का इंटरेस्ट पता लगा सके और उसके हिसाब से बच्चों को सिखाए। स्कूल्स कैसे होने चाहिए? स्कूल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, रियलिज्म कहता है स्कूल सोसाइटी का मिरर है। इट प्रेजेंट द रियल पिक्चर ऑफ सोसाइटी, कि विद्यालय समाज का दर्पण है और ये समाज की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करता है। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी बेस्ड ऑन द रियल नीड्स ऑफ सोसाइटी, कि जो भी सोसाइटी की जरूरत हो उसी तरह से स्कूल, विद्यालय संगठन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और बच्चों की जरूरत के हिसाब से एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए। द ओपनिंग ऑफ साइंस क्लासेस इन एवरी स्कूल इज अ मस्ट, कि हर विद्यालय में विज्ञान की कक्षाएं होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपनी इस दुनिया को अच्छे से समझ सके। सपोर्ट को एजुकेशन, की सह शिक्षा को समर्थन करता है।
रियलिज्म इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में किस तरह से रियलिज्म को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो फोकस ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक, कि पढ़ने लिखने और अंकगणित की मूल बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। द क्लासरूम एनवायरनमेंट इज हाईली स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज, कि क्लासरूम का वातावरण अत्यधिक संरचित और व्यवस्थित होना चाहिए ताकि बच्चों को सिखाने के लिए एक उचित माहौल तैयार किया जा सके। यूटिलाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, कि बच्चों की काबिलियत का पता लगाने के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए स्टैंडर्डाइज टेस्ट होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फन एंड इंटरेस्टिंग फॉर द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों के लिए शिक्षा मजेदार और रोचक होनी चाहिए ताकि बच्चा खुशी खुशी चीजों को सीखे। एजुकेशन शुड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ इन द रियल वर्ल्ड, की एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चों को जो ये रियल वर्ल्ड है, जो वास्तविक दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके लिए तैयार कर सके। ठीक है। यूज ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड सेंसेस इन ऑर्डर टू लर्न, की अधिगम के लिए वैज्ञानिक जांच और इंद्रियों का उपयोग, जैसे हमने बात की। स्कूल शुड बी प्रमोट ह्यूमन रैशनैलिटी थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि विद्यालयों को अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से मानवीय तर्क शक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए। इट कंसंट्रेट्स ऑन द ह्यूमनिस्टिक एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कि यह मानवतावादी और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है, जहाँ पे बच्चा अपने रियल वर्ल्ड को भी जाने और उसमें एक ह्यूमनिस्टिक फीलिंग भी डेवलप हो। ठीक है। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ रियलिज्म इन करंट एजुकेशन, की रियलिस्ट टीचर फोकस ऑन टीचिंग साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, की अर्थातवादी शिक्षक समस्या समाधान के वैज्ञानिक तरीकों को पढ़ाने पे ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि बच्चा अपनी ये जो लाइफ है इसको और अच्छा बना सके, इसकी प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आगे बढ़ सके। रियलिस्ट टीचर बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट लर्निंग, की यथार्थवादी शिक्षक प्रायोगिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है। रियलिस्ट टीचर शुड बी एक्सपर्ट्स इन देयर सब्जेक्ट मैटर, की अर्थातवादी शिक्षक अपनी विषय वस्तु के विशेषज्ञ होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज, के व्यवहारिक ज्ञान पर ज्यादा जोर देता है। तो इसका कंट्रीब्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, चाहे एक्सपेरिमेंट लर्निंग की बात करें, चाहे सब्जेक्ट में मास्टरी की बात करते हैं या प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं आज के टाइम में, ये कंट्रीब्यूशन है रिलीजन का हमारी एजुकेशन में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर, सारी चीजें प्रकृति से आती हैं और प्रकृति में ही मिल जाती हैं। तो क्या करें, बैक टू नेचर, कि प्रकृति की ओर लौटो। तो आज हम स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में हम एक ऐसी फिलॉसफी की बात करने जा रहे हैं जिसका ये मानना है कि जो हमारा जो यूनिवर्स है ये कि कैसे बना है, इसको नेचर ने बनाया है। नेचर के जो 5 एलिमेंट्स हैं, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इससे ये दुनिया बनी है। तो क्यों ना हम स्टूडेंट को, बच्चों को इस नेचर के बारे में पढ़ाएं ताकि जो बच्चे हैं इस नेचर को जान सकें, इस नेचर को समझ सकें और इस नेचर के साथ मिलकर रह सकें ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो आज की जो फिलॉसफी हम जो करने जा रहे हैं, नेचुरलिज्म। तो इसमें हम नेचुरलिज्म के बारे में जानेंगे, नेचुरलिज्म क्या है, इसके मीनिंग के बारे में जानेंगे, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जानेंगे, प्रिंसिपल्स, करिकुलम, टीचर, स्टूडेंट, स्कूल कैसा होना चाहिए, और लास्ट में हम देखेंगे कि इसके एजुकेशनल रिलेवेंस क्या है आज के समय में। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और कहीं भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप जरूर बोलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, नेचुरलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रकृतिवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की अवधारणा। नेचुरलिज्म इज कंसर्न विद नेचुरल सेल्फ, की प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसी फिलॉसफी है जो नेचुरल सेल्फ, प्राकृतिक अस्तित्व में विश्वास करता है कि जो है प्रकृति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इट कंटेंट्स दैट द अल्टीमेट रियलिटी इज नेचर, कि यह तर्क देता है, ये फिलॉसफी कहती है कि जो अल्टीमेट रियलिटी है, जो परम सत्य है, वो क्या है, प्रकृति है।
इट बिलीव्स दैट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। कि नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, ये मानती है कि दुनिया में हम जितनी भी चीज हम देखते हैं ये प्रकृति के द्वारा बनाई जाती है और आखिर में प्रकृति में ही ये सब मिल जानी है। तो इसलिए जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। इसलिए नेचुरल सेल्फ की बात करते हैं, प्राकृतिक अस्तित्व की बात करते हैं। इसके अलावा नेचुरलिज्म कहता है इट इज सेल्फ डिटरमाइंड एंड गवर्न बाय इट्स ओन लॉ। कि जो भी हम दुनिया में देख रहे हैं, ठीक है, ये नेचर का अपना नियम है, प्रकृति का अपना नियम है और उसके द्वारा ये दुनिया चलती है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो प्रकृति का जो नियम है उसका हमें पालन करना चाहिए, हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए। तो इसलिए नेचुरलिज्म कहता है बैक टू नेचर, कि प्रकृति की ओर लौटो। आज की समय में हम देखते हैं जो ग्लोबलाइजेशन है, इस तरह की जो दुनिया भर की प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रकृति के अगेंस्ट में जाकर हमने जीना स्टार्ट किया, इसलिए हमें ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए नेचुरलिज्म फिलोसफी कहती है कि अगर लाइफ को अच्छा बनाना है, हमें अच्छे से जीना है, तो हमें प्रकृति के अनुसार, नेचर के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ेगा, उसके जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। नेचुरलिज्म बिलीव्स दैट बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज नेचर। कि हर चीज के पीछे प्रकृति है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड नेचर। कि यह प्रकृति से परे किसी भी चीज के अस्तित्व को नकारता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द सोर्स ऑफ नॉलेज इज नॉट द ब्रेन बट द सेंसेस। कि जैसे आइडियलिज्म कहता है कि सोर्स ऑफ नॉलेज ब्रेन है, लेकिन नेचुरलिज्म क्या कहता है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है ये ब्रेन नहीं, ये सेंसेस है। कि हमें जो भी नॉलेज मिलती है हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू मिलती है। इसलिए बच्चों को भी जो एजुकेशन दी जाए उनको सेंसेस के थ्रू उनको एजुकेशन दिया जाए। नेचुरलिज्म इज अ डॉक्ट्रिन दैट सेपरेट्स नेचर फ्रॉम गॉड। कि प्रकृतिवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो नेचर को गॉड से अलग करता है, कि नेचर अलग चीज है और गॉड अलग चीज है। बाकी नेचुरलिज्म मानता है कि जो है नेचर है, बाकी गॉड जैसी कोई चीज नहीं है। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्पिरिचुअल यूनिवर्स। कि यह किसी भी तरह की स्पिरिचुअल यूनिवर्स, आध्यात्मिक वर्ल्ड को नकारता है, क्योंकि एक किस में बिलीव कर रहा है, नेचुरल सेल्फ, प्राकृतिक अस्तित्व में बिलीव करता है। उसका मानना है कि इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। जीन जैक्स रूसो वॉज द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरलिज्म। की रूसो प्रकृतिवाद जो दर्शन है इसके अग्रणी प्रस्तावक हैं। ठीक है, अब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि नेचुरलिज्म के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो नेचर इज द फाइनल रियलिटी, ऑल थिंग्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नेचर एंड रिटर्न्स टू नेचर। कि प्रकृति ही अंतिम सत्य है और सभी चीजें प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न होती है और प्रकृति में ही खत्म हो जाती है। द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉस ऑफ नेचर। कि संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकृति के नियम के द्वारा ही शासित होता है। दिन होना, रात होना, वेदर में जो चेंज आता है, ये सारा किसके द्वारा होता है, नेचर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है। इसलिए नेचुरलिज्म कहता है कि द एंटायर यूनिवर्स इज गवर्न बाय द लॉस ऑफ नेचर। कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है प्रकृति के नियम के द्वारा ही चलता है। देयर इज नो गॉड और स्पिरिट, देयर इज नो रिलीजन। ठीक है, कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई धर्म ही नहीं है, जो है सिर्फ नेचर है। देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। जब गॉड नहीं है, सोल नहीं है, ठीक है, रिलीजन की बात नहीं करता, तो इसलिए नेचुरलिज्म कहता है कि देयर इज नो स्पिरिचुअल गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि मानव जीवन का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य ही नहीं है। फॉलो नेचर इज द ग्रेटेस्ट स्लोगन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। कि प्रकृति का पालन करना शिक्षा में प्रकृतिवाद का सबसे बड़ा नारा है। द चाइल्ड ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द एजुकेशन प्रोसेस। और नेचुरलिज्म के अकॉर्डिंग कि जो एजुकेशन प्रोसेस है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। जो भी करिकुलम बनाया जाए, जो भी टीचिंग मेथड्स हो, उस बच्चे के सेंटर में रखकर उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। द चाइल्ड शुड बी एजुकेटेड अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। कि बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही एजुकेट किया जाए। उन पर कोई चीजें फोर्सफुली नहीं थोपी जाए। फ्रीडम इन एजुकेशन, को बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए सीखने की।
सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, की जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, वही हमारा नॉलेज का जो डोर है, गेटवे है। इसलिए बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए उनके सेंसेस के थ्रू दी जाए। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, टू परफेक्ट ह्यूमन मशीन, कि मानव को एक कुशल मानव मशीन बनाना है, एक ह्यूमन मशीन बनाना है। जिस तरह से मशीन अपना काम परफेक्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से करती है, उसी तरीके से ह्यूमन को बनाया जाए ताकि ह्यूमन भी अपना काम अच्छे से कर सके। अटेनमेंट प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस, वर्तमान और भविष्य के सुख को प्राप्त करना। प्रिपेयरिंग फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, फॉर एग्जिस्टेंस, की अस्तित्व के लिए संघर्ष की तैयारी करना, कि बच्चों को इस तरह से तैयार करना ताकि जो लाइफ का जो स्ट्रगल है उसके लिए खुद को तैयार कर सके और आगे बढ़ सके। अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, पर्यावरण का अनुकूलन। ठीक है, कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव है नेचुरलिज्म का कि जो भी पर्यावरण है उसके साथ अनुकूलन करना, अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास, की बच्चों के प्रकृति के अनुसार, उनके नेचर के अनुसार ही उनको एजुकेशन दी जाए, उनको उनका विकास किया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का स्वायत्त विकास, की बच्चों को फ्रीडम दी जाए ताकि बच्चा खुद से करे, खुद से सीखे और अपना ऑटोनोमस डेवलपमेंट करे। अगर हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं, द नेचुरलिस्ट मेथड इज टू गैदर डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम नेचर, मैन एंड थिंग्स, की प्रकृतिवादी विधि प्रत्यक्ष अनुभव पर ज्यादा जोर देती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे। और किसके थ्रू? नेचर, मैन एंड थिंग्स, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाया जाए। ठीक है, दे emphasizes ऑटो एजुकेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट एंड लर्निंग थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द चाइल्ड, कि किस पर ज्यादा फोकस करते हैं? कि स्व शिक्षा, मतलब ऑटो, अगर हम बात करें ऑटो एजुकेशन की, बच्चों को चांस दें, उनको फ्रीडम दें ताकि बच्चा खुद से सीखे, खुद से करे, आत्म विकास, अपना सेल्फ डेवलपमेंट करे। एंड जो भी बच्चों को सिखाया जाए, जो भी करिकुलम हो, वो बच्चों के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर हो। ठीक है, तो बच्चों को जो भी सिखाया जाए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस बेस पर सिखाया जाए। क्लास में टीचर जो भी बच्चों को पढ़ाए तो उससे बच्चों की जो एक्सपीरियंस है उससे जोड़कर उसको सिखाए। तो इसलिए मेथड्स कौन कौन से हैं? लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, देखिए अब प्रत्यक्ष, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष अनुभव और डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो इसके अकॉर्डिंग मेथड्स भी कौन कौन से हैं? लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखना, अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, कि अपने पुराने अनुभव से नई चीजों को सीखना। लर्निंग बाय प्ले, खेल खेल में सीखना। ऑब्जर्वेशन मेथड, देख कर सीखना। प्रयोग विधि, एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। खोज विधि, डिस्कवरी मेथड। तो ये सारे ऐसे मेथड है जिससे क्या होगा? बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखेगा, उसकी सेल्फ लर्निंग होगी, ऑटो डेवलपमेंट होगा। ओके, अब हम करिकुलम की बात करते हैं। तो नेचुरलिस्ट स्ट्रांगली एडवोकेट इंक्लूजन ऑफ नेचुरल साइंस, क्योंकि नेचुरलिज्म एक फिलोसफी है, नेचर की बात करता है, नेचर को जानने की बात करता है। तो इसलिए किसकी वकालत करते हैं, किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको एडवोकेट कर रहे हैं? साइंस को, क्योंकि साइंस के थ्रू ही हम अपनी इस नेचर को जान सकते हैं। तो नेचुरल साइंस, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, इन चीजों पर ज्यादा फोकस करता है नेचुरलिज्म। As regard language and mathematics, they opine that only such knowledge of this subject should be acquired as is essential for scientific studies, कि मैथ की और लैंग्वेज की इतनी नॉलेज बच्चों को दी जाए जिससे उनको साइंस को समझने में, विज्ञान को समझने में, पढ़ने में उनको मदद मिले। ठीक है, तो इतनी मैथ और लैंग्वेज की उनको नॉलेज दी जाए, बाकी फोकस किस पे किया जाए? साइंटिफिक जो सब्जेक्ट है, नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, इन विषयों पर ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। और इसके अलावा करिकुलम में हिस्ट्री पर भी इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि इनका मानना है कि हम अगर अपने पास्ट को जाने, ठीक है, हिस्ट्री को जाने, तो हिस्ट्री को जानकर ही हम अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमें हिस्ट्री की नॉलेज जो है बहुत जरूरी है। और इन्होंने किसी तरह की रिलीजियस एंड स्पिरिचुअलिटी, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं, इसको करिकुलम में इन्होंने कहा है कि इस तरह के सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह के सब्जेक्ट को किसी तरह की इंपॉर्टेंस नहीं देता नेचुरलिज्म करिकुलम में। अगर हम टीचर की बात करते हैं तो द एजुकेशन शुड नॉट इंटरफेयर इन द नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड,
कि टीचर है बच्चे की जो ऑटो डेवलपमेंट है, उसका जो प्राकृतिक विकास है, उसमें किसी तरह की टीचर को इंटरफेयर नहीं करना है। तो टीचर को क्या करना है? अब एक क्वेश्चन आता है, जब टीचर को बच्चे के डेवलपमेंट में किसी तरह का इंटरफेयर नहीं करना है, तो टीचर को क्या करना है? तो टीचर का रोल सिर्फ फैसिलिटेटर का, एक हेल्पर का है, कि बच्चा खुद से सीखेगा। टीचर का काम है सिर्फ उसको सीखने में, उसकी लर्निंग में बच्चे की हेल्प करना, अपनी तरफ से कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि बच्चा जो सीख रहा है उसमें बच्चों की हेल्प करना है। ही शुड नॉट मेक एन आर्टिफिशियल एफर्ट टू एजुकेट द चाइल्ड, कि उसको बच्चों को सिखाने के लिए अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं करनी, बल्कि एफर्ट किसको लगाना है? बच्चों को लगाना है। टीचर का काम सिर्फ उनकी हेल्प करना है। ठीक है। द प्लेस ऑफ द एजुकेटर इज नॉट प्राइमरी बट सेकेंडरी। तो इसलिए जहां चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करता है नेचुरलिज्म, तो प्राइमरी रोल किसका है लर्निंग में? स्टूडेंट का है। स्टूडेंट खुद के एफर्ट से सीखेगा, और टीचर का रोल सेकेंडरी है। तो टीचर सिर्फ बच्चों की हेल्प करेगा सीखने में। ही इज एन ऑब्जर्वर ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट रेदर देन अ गिवर ऑफ इंफॉर्मेशन, की टीचर का काम सिर्फ ऑब्जर्वर का है। ठीक है, उसको किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देनी, बल्कि बच्चा जो सीख रहा है उसको सीखने में उसकी हेल्प करनी है स्टूडेंट की। द चाइल्ड्स एजुकेशन इज द फ्री डेवलपमेंट ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड मोटिव्स, कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उनके रुचि के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार बच्चों को एजुकेट किया जाए, उनको पूरी फ्रीडम दी जाए। द रोल ऑफ द एजुकेटर इज डेट ऑफ अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड, की जो टीचर है उसका रोल किस तरह का है? एक फ्रेंड का है, दोस्त का है, एक फिलोसफर, दार्शनिक, और एक मार्गदर्शक, गाइड का रोल है। डिसिप्लिन की अगर हम बात करते हैं, फॉर हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड ही शुड बी गिवन फ्रीडम टू प्लान हिज ऑन एक्टिविटीज, की बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए कि स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी खुद से बनाने की कोशिश करे। ठीक है, किसी तरह के फिजिकल जो पनिशमेंट है उसको नेचुरलिज्म बिल्कुल उसके अगेंस्ट है, कि किसी तरह की फिजिकल पनिशमेंट बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। नेचुरलिज्म किसकी बात करता है? सेल्फ डिसिप्लिन की बात करता है, आत्म अनुशासन की बात करता है। स्कूल की अगर हम बात करें, तो नेचुरलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो उस टाइम जो ट्रेडिशनल जो स्कूल थे, जहाँ पे एक हम कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता था, फिक्स करिकुलम होता था, इस तरह की जो ट्रेडिशनल स्कूल है उसके बिल्कुल ही अगेंस्ट है। तो नेचुरलिज्म का मानना है कि इस तरह की जो ट्रेडिशनल स्कूल थे, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था? इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जो बच्चे हैं उनका जो जो हम कह सकते हैं जो काबिलियत कहीं ना कहीं खत्म होने लगती थी। तो इसलिए स्कूल कैसे होने चाहिए? तो द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी कंप्लीटली फ्री, फ्लेक्सिबल एंड विदाउट एनी रिजिडिटी, कि स्कूल का जो एनवायरनमेंट है बिल्कुल ही कंप्लीटली फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, बच्चों के लर्निंग में, और किसी तरह का कोई सख्त अनुशासन नहीं होना चाहिए, ताकि बच्चा फ्री होकर, फ्री माइंड से चीजों को सीख सके। Children are given full freedom to plan their own thinking and activities according to their own interest and natural tendencies, कि बच्चों को अपनी रुचि और स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार अपनी सोच और गतिविधियों को योजना बनाने में उनको पूरी फ्रीडम दी जाए, पूरी स्वतंत्रता दी जाए। ऐसा स्कूल होना चाहिए। और अगर बच्चों को इस तरह की फ्रीडम दी जाएगी तो बच्चा सेल्फ क्रिएटिव होगा, बच्चा क्रिएटिव होगा, खुद से करके सीखेगा। ठीक है, बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा और बच्चा अपना खुद का विकास कर सकता है। तो इसलिए स्कूल ऐसा हो जहाँ वहाँ पे बच्चों को पूरी फ्रीडम दी जाए सीखने की, करने की, ताकि बच्चे का जो सेल्फ डेवलपमेंट है, ऑटो डेवलपमेंट है, वो हो सके उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, की प्रकृतिवाद की शिक्षा में क्या देन है, तो सबसे पहली चीज, द फ्रीडम ऑफ द चाइल्ड इज द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन, कि बच्चे की स्वतंत्रता प्रकृतिवादी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरी बात है, सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, कि इंद्रियां ही ज्ञान का द्वार है। इसलिए बच्चों को जो भी एजुकेशन दी जाए उनको सेंसेस के थ्रू उनको एजुकेशन दी जाए, इस तरह की एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चा सेंसेस के थ्रू चीजों को सीखे, चाहे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चाहे लर्निंग बाय डूइंग, जो है इस तरह से जो भी बच्चों को सिखाया जाए उनके सेंसेस के थ्रू सिखाया जाए।
Naturalism has given an impetus to new psychological method in education कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा में नए मनोवैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि इसने चिल्ड्रन इंटरेस्ट की बात की, उनके नेचर की बात की, कि जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाए उनके नेचर के अकॉर्डिंग दी जाए, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दी जाए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात की। तो इसने साइकोलॉजिकल मेथड्स को इसने काफी बढ़ावा दिया। ठीक है, इसके अलावा सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉलो नेचर, ऑटो एजुकेशन, प्ले वे, सेंसिस ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन एंड लर्निंग बाय डूइंग आर सम ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जो प्रकृतिवाद का, नेचुरलिज्म का कंट्रीब्यूशन है हमारी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि नेचुरलिज्म क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में जाना, इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, और आज के टाइम में इसके एजुकेशनल रिलेवेंस क्या क्या है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। घर के अंदर, घर के बाहर, आप कहीं पर भी जाओ, आपकी आंखों के सामने जो भी चीज आती है वो किसी ना किसी एक्टिविटी के थ्रू ही बनती है। आप घर को देखो, कार को देखो, मोबाइल को देखो, किचन में जो सामान है उसको देखो, यहाँ तक कि हमारी ह्यूमन बॉडी, ये भी एक एक्टिविटी का रिजल्ट है। तो हम एक ऐसी फिलॉसफी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका मानना है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो वर्ल्ड है, एक एक्टिविटी के थ्रू बना है। यहाँ तक कि दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो एक्टिविटी से ही बनती है। तो क्यों ना हम बच्चों को जो भी एजुकेशन दें उनको एक्टिविटी के थ्रू उनको सिखाएं, ताकि जो भी बच्चा सीखे और नॉलेज उसके माइंड में लंबे टाइम तक रहे। तो हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका मानना है, ये फिलॉसफी कहती है कि बच्चों को जो भी चीज़ें सिखाई जाए एक्टिविटी के थ्रू सिखाया जाए। और 20वीं सेंचुरी में ये फिलॉसफी थी, अमेरिका में बहुत ज़्यादा फेमस हुई और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इसको अपनाया गया। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और आप वीडियो को देखिए और आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगे, नहीं अच्छी लगे, फिर भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सबका फीडबैक आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रयोजनवाद। और इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स कवर करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैग्मेटिज्म का कंसेप्ट क्या है, फिर इसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, और लास्ट में हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन देखेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म, अगर हम इसके वर्ड मीनिंग की बात करें तो प्रैग्मेटिज्म जो ये वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड प्रैग्मा से आया है, जिसका मतलब होता है एक्टिविटी, गतिविधि। तो अगर हम इस फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, उसकी एक आइडियोलॉजी है जो मानती है कि जो यूनिवर्स है, अलग अलग एलिमेंट्स में, वस्तुओं में आपस में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई होगी, उसी का रिजल्ट ये यूनिवर्स है, दुनिया है। तो इसलिए इस फिलॉसफी को प्रैग्मेटिज्म या प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। इट एक्सेप्ट द फिजिकल वर्ल्ड एज द ओनली रियल वर्ल्ड, कि नेचुरलिज्म रियलिज्म की तरह एक फिलॉसफी मानती है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है वही रियल है, उसके अलावा और कोई दुनिया नहीं है। इट डज नॉट कंसिडर गॉड, कि ये ईश्वर में विश्वास नहीं करता, और ये मानता है कि हमारी लाइफ का जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, लिव हैप्पीली। और ये पॉसिबल कब हो सकता है, बाय फॉलोइंग सोशल लॉज, कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है खुशी से रहना, और जो जो सोशल लॉस है, सामाजिक कानून है, उसका पालन करने से ही ये चीजें संभव हो सकती हैं। तो प्रैग्मेटिज्म जो फिलॉसफी है, एक नई चीज इसमें हमें जानने को मिलती है कि ये सोशल लॉस की बात करता है, एजुकेशन को सोशल प्रोसेस मानता है, कि एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सोसाइटी के लिए हो रहा है, और हमें बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कौन सी फिलॉसफी एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस मानती है, तो प्रैग्मेटिज्म, इसको आप याद रखना। थिंकर्स कौन कौन से हैं इसके,
चार्ल्स सैंडर्स पेयर्स से, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो इस फिलॉसफी को बढ़ाने का और पॉपुलर बनाने का जो क्रेडिट जाता है जॉन डेवी को। और उनके जो स्टूडेंट रहे हैं किलपैट्रिक, इन्होंने एक नया मेथड दिया था। कौन सा मेथड? प्रोजेक्ट मेथड। तो अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आए कि प्रोजेक्ट मेथड जो है किसने दिया, तो किलपैट्रिक ने। प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रैग्मेटिज्म है मानता है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैन विच टेक्स प्लेस इन द सोशल एनवायरनमेंट। कि शिक्षा मनुष्य के विकास की प्रक्रिया है जो सामाजिक परिवेश में होती है। तो मतलब है कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस है जो सोसाइटी के लिए होता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होता है, सोशल डेवलपमेंट के लिए होता है, ताकि जब स्टूडेंट अपने स्कूल से निकले सोसाइटी में जाए तो वहां पे अच्छे से रह सके, अपनी लाइफ को अच्छा बना सके, अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सके। बाय इट द कल्चर ऑफ द सोसाइटी इज प्रिजर्व। कि सोसाइटी का जो कल्चर है, संस्कृति है, इसको प्रिजर्व किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, कम्युनिकेटेड एंड डेवलप्ड। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें, चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ। कि सत्य की प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। ये जरूरी नहीं कि जो आज सही है एक कल भी सही हो। आज जो ट्रूथ है कि आप सब बीएड कर रहे हैं, ये ट्रूथ है, लेकिन आज से 4 साल बाद क्या ये सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उस टाइम आप कुछ और कर रहे होगे। तो इसका मानना है कि जो चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रूथ, अभी रात है, क्या 12 घंटे बाद भी रात होगी? नहीं होगी ना। तो इसलिए मानता है कि सत्य एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है। ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट। कि जो प्रूफ किया जा सके वही ट्रूथ है, और जो प्रूफ नहीं कर पाए वो ट्रूथ नहीं है। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। जो भी बच्चों को एजुकेशन दी जाए, इस तरह की एजुकेशन हो कि बच्चा उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। ठीक है। और अगर सेकंड पॉइंट देखोगे, ट्रूथ इज फॉर्म बाय इट्स रिजल्ट। कि बच्चों को जो भी सिखाया जाए, बताया जाए, तो इस तरह से बताया जाए, सिखाया जाए, उसको प्रूफ किया जाए कि हाँ ये सही है। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। कि बच्चों को जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, चाहे मैथ्स पढ़ाई जाए, साइंस पढ़ाई जाए, लैंग्वेज पढ़ाई जाए, तो उनको इंटीग्रेट पढ़ के करके पढ़ाया जाए। उनको बताया जाए कि मैथ्स के लिए, साइंस के लिए लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, साइंस में मैथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरह सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। मैन इज द क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। बाकी फिलोसफी भी यही मानती है। फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वर्तमान और भविष्य में विश्वास। दिस वर्ल्ड इज द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज। जैसे हमने अभी बात की कि जो दुनिया है अलग अलग जो तत्व हैं, क्रियाओं का ही परिणाम है। द मटीरियल वर्ल्ड इज ट्रू एंड देयर इज नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कि जो भौतिक संसार है यही सही है और किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक संसार नहीं है। द एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। कि हमारी लाइफ का जो एम है वो सुखपूर्व से जीना है, खुशी खुशी जीना है। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे हम आईएएस बने, चाहे डॉक्टर बने, हम कुछ भी बने, लेकिन हमारी लाइफ का जो एम है खुश रहना, खुशी से जीना। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग। कि अगर हम ह्यूमन जो है, हम बात कर रहे हैं, हम एक सोशल बीइंग है। तो अगर हम खुशी से रहना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, तो हमारा सोशल डेवलपमेंट भी जरूरी है, ताकि हम सोसाइटी में सबके साथ मिलकर अच्छे से रह सकें। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। कि सामाजिक और लोकतांत्रिक जो वैल्यूज है, मूल्य है, उसकी बात करता है। चाहे रिस्पेक्ट हो गया, चाहे लव की बात करते हैं, चाहे लिबर्टी, इक्वेलिटी, ब्रदरहुड। तो इस तरह की जो वैल्यूज की बात करता है, ताकि इंसान सोसाइटी में रह सके, अच्छे से मिलकर रह सके। सोशल स्किल इज इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। की समाज में रहना है तो सोशल स्किल जरूर होनी चाहिए, ताकि आप सोसाइटी में ठीक से रह सको, अच्छे से रह सको, सबके साथ मिलकर रह सको। इसलिए सोशल स्किल इसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी। वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाना।
हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास होते रहना चाहिए। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन जो सोसाइटी में रहने के लिए जरूरी है। सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता, इसके बिना हमारा सोशली डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सोशल एफिशिएंसी भी जरूरी है। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा। एजुकेशन ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की शिक्षा, क्योंकि एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस, प्रैग्मेटिज्म का ये मानना है, इसलिए इनका ऑब्जेक्टिव भी कुछ ऐसा ही है। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से मेथड्स हैं? पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है, कि बच्चों को जो भी कुछ सिखाया जाए, जो भी कुछ बताया जाए, तो पर्पज होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बिना ऑब्जेक्टिव के कुछ चीज सीखें, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अगर लाइफ में कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो हम सीखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। तो इसलिए जो भी सिखाया जाए एक वो पर्पजिव होना चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो कि उसको क्यों सिखाया जा रहा है, तो बच्चा उसको अच्छे से सीखेगा, इंटरेस्ट लेके सीखेगा। तो लर्निंग जो है उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, पर्पजिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपको अगर पता होगा कहाँ जाना है तभी आप वहां पे पहुंचोगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा जाना कहाँ है तो आप कैसे पहुंचोगे वहां पे? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव के द्वारा सीखना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, कि जो भी बच्चों को सिखाया जाए, जो भी पढ़ाया जाए, तो सभी सब्जेक्ट को एक दूसरे से इंटीग्रेट करके उनको पढ़ाया जाना चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि, जो किलपैट्रिक ने दी थी, तो एक टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है, अगर हम करिकुलम की बात करते हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, तो प्रैग्मेटिज्म कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि जो भी करिकुलम बनाया जाए इस तरह से बनाया जाए ताकि स्टूडेंट पढ़ने के बाद उसको अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सके, उसको यूज कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक करिकुलम होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, की करिकुलम ऐसा हो जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटी की भी अवसर, अपॉर्चुनिटी मिलते रहे, ताकि बच्चा खुद से करके सीखने की जो हैबिट है उसमें डेवलप हो। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, की जो भी करिकुलम होना चाहिए उसमें बच्चों के एक्सपीरियंस भी होने चाहिए, उनके सोशल लाइफ के, तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस को भी उसमें डाला जाए। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, करिकुलम ऐसा हो जो एक दूसरे से रिलेटेड, जितने भी सब्जेक्ट हो एक दूसरे से रिलेटेड हो। टीचर्स कैसे होने चाहिए? नॉलेज अबाउट द चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचर ऐसे हो जिनको चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान का बारे में उनको ज्ञान हो। नॉलेज अबाउट चाइल्ड्स इंटरेस्ट, कि बच्चों की रुचि के बारे में ज्ञान हो। नॉलेज अबाउट द चेंजिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, कि समाज की आवश्यकताओं को बदलने के बारे में ज्ञान हो, कि सोसाइटी की नीड क्या है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को गाइड कर सके, बच्चों को आगे बढ़ा सके। तो उसको सोसाइटी की जो नीड जो है, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी पता होना चाहिए। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, कि जीवन की समस्याओं को समझने में सक्षम हो। अगर समझने में शिक्षक सक्षम होगा कि लाइफ की क्या प्रॉब्लम है, तभी तो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकता है, स्टूडेंट को, उनको आगे बढ़ा सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इसलिए इस काबिल हो कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की उसको समझ सके, उसका सॉल्यूशन दे सके बच्चों को। फ्रेंड, एडवाइजर एंड गाइड, एक फ्रेंड की तरह हो, एक एडवाइजर की तरह हो और एक गाइड की तरह हो। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन। सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन। तो इस तरह के डिसिप्लिन डेवलप किए जाने चाहिए बच्चों में। स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, कि जिस तरह से एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं मिलकर, उसी तरीके से स्कूल में भी देखते हैं तो जो बच्चे आ रहे हैं अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग रिलीजन से आ रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज जो है उनकी अलग अलग लैंग्वेज है। ठीक है, तो स्कूल को इसलिए सोसाइटी का मिनिएचर कहते हैं। तो प्रेगमेटिज्म जो है क्या कहता है कि स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल, जो पुराने स्कूल थे, पारंपरिक विद्यालय थे, उनका विरोध करता है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होते थे और जो बच्चों के इंटरेस्ट पे नहीं थे बल्कि बच्चों पर चीजों को थोपा जाता था। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल स्कूल्स थे, जो जिसमें पुराने मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा था, तो इसको बिल्कुल ही अपोज करता है। स्कूल शुड बी अ लाइवली लैब फॉर द चिल्ड्रन, कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि लैब में
ठीक है। लैब में क्या होता है कि अलग अलग जो इन्वेंशन होती हैं, ठीक है, नई नई चीजें बनती हैं और उस सोसाइटी के काम आती हैं। तो हम देखते हैं कोई भी चीज जो होती है लैब में, उसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया जाता है, और जब लैब से निकलती है तो वो चीज यूजफुल होती है अपने आप में और सोसाइटी के काम आती है, ठीक है। तो उसी तरीके से स्कूल भी एक लैब की तरह होना चाहिए, और टीचर जो है उस लैब में बच्चों को निखारे, बच्चों में जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करे, ताकि बच्चा जब स्कूल रूपी लैब से बाहर सोसाइटी में जाए तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी हो, ठीक है, इसकी नॉलेज हो कि वो अपनी सोसाइटी को कुछ दे सके, खुद को डेवलप कर सके, आगे बढ़ सके, ठीक है। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, स्कूल एक लैब की तरह होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को डेवलप किया जाए, उनकी जो काबिलियत है, उनकी क्षमताएं, उसको डेवलप करके सोसाइटी के लिए उनको तैयार किया जाए। मोरल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, की जो भी मोरल एजुकेशन दी जाए लेकिन सोशल एक्टिविटीज के थ्रू दी जाए, जहाँ पे बच्चों का सोशल, हम कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन हो। तो सोशल इस तरह की एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को इस तरह की मोरल एजुकेशन दी जाए। कोऑपरेशन अमंग फैमिली कम्युनिटी एंड स्कूल, कि फैमिली, स्कूल और कम्युनिटी के बीच अगर एक अच्छा सहयोग होगा, कोऑपरेशन होगा, तभी बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सकती है, ठीक है। तो इन जो अलग अलग जो ये हम कह सकते हो कि फैक्टर्स हैं, फैमिली, कम्युनिटी और स्कूल, तीनों में एक कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर हम इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मेथड की परियोजना विधि का निर्माण जो हुआ, एक बहुत बड़ी आप कह सकते हो इम्प्लीकेशन है। इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, फेथ इन अप्लाइड लाइफ, सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, फेथ इन द प्रेजेंट लाइफ। तो ये कुछ इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है। तो एक ऐसी फिलोसफी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में स्पेशली बहुत फेमस हुई, और आप देखोगे कि इस फिलोसफी ने एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस माना और सोशल डेवलपमेंट पे जोर दिया। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस फिलोसफी का हम देखते हैं काफी असर देखने को मिलता है, काफी चीजों को, इसके सिद्धांतों को अपनाया गया है। तो इसको आप, इस फिलोसफी को आप पढ़ना, देखना, समझना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Man is the creator of himself. He creates himself by his own efforts. कि मनुष्य अपना निर्माता स्वयं है और खुद के प्रयासों से ही वह खुद का निर्माण करता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी में एक्सटेंशलिज्म की बात करने जा रहे हैं, जो ना ही गॉड की बात करता है, ना ही स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। ये फिलॉसफी नेचर की भी बात नहीं करती, ना ही इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करती है। ये फिलॉसफी बात करती है तो किसकी बात करती है? ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करती है, ह्यूमन फ्रीडम की बात करती है, ह्यूमन डिग्निटी की बात करती है। इस फिलॉसफी का मानना है कि हर ह्यूमन जो है, हर इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक है, हर इंडिविजुअल क्रिएटिव है। वो अपने आप को जैसा बनाता है, ह्यूमन वैसा ही बनता है। तो हमारी कर्मों के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं, ये फिलॉसफी ऐसा मानती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, और ये फिलॉसफी कब आई, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे होने चाहिए, टीचिंग मेथड्स कैसा होना चाहिए, और करिकुलम कैसा होना चाहिए, और इस फिलॉसफी का आज के समय में हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे एजुकेशन में इसका क्या रिलेवेंस है, इसका क्या यूज है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन सभी पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एग्जिस्टेंशलिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में अस्तित्ववाद। तो इस फिलॉसफी में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स, एम्स, टीचिंग मेथड्स, करिकुलम, डिसिप्लिन, टीचर्स,
और एजुकेशनल रिलेवेंस इस फिलॉसफी के क्या क्या हैं, तो एक कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी बात इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिए, और कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन करके आप पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इस फिलॉसफी को जानने की कोशिश करें, तो स्कूल ऑफ वेस्टर्न स्कूल की एक फिलॉसफी है जो 19th और 20th सेंचुरी में आई। इट इज अ प्रिंसिपल दैट स्टेबलाइजेस द डिग्निटी ऑफ मैन। कि एक ऐसा सिद्धांत, एक ऐसी फिलॉसफी है जो किसकी बात करती है? ह्यूमन डिग्निटी की बात करती है, मानव गरिमा की बात करती है। दिस फिलॉसफी बिलीव्स दैट द मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिमसेल्फ। कि इस फिलॉसफी का मानना है कि मनुष्य स्वयं का निर्माता है। ही क्रिएट्स हिमसेल्फ बाय हिज ओन एफर्ट्स। कि वह अपने प्रयासों से अपने स्वयं का निर्माण करता है। तो हम अपने कर्मों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें मिलता है और वैसा ही हम बनते हैं, इस फिलॉसफी का मानना है। अब देखते हैं कि रीजंस फॉर द राइज ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी, कि इस फिलॉसफी के उदय के क्या कारण थे। ओल्ड फिलॉसफीज ऑफ यूरोप, यूरोप के पुरावर्ती दर्शन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंक्रीजिंग डोमिनेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू वर्ल्ड वॉर, डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। तो ये सारे ऐसे क्या बात थी कि ये ऐसे कारण थे जिससे एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी आई। तो इसका रीजन क्या था कि यूरोप की जो ओल्ड फिलॉसफी थी, तो वो गॉड की बात करती थी, सॉल की बात करती थी, नेचर की बात करती थी, इस फिजिकल वर्ल्ड की बात करती थी, लेकिन ह्यूमन की बात नहीं करती थी, ह्यूमन डिग्निटी की बात नहीं करती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मनुष्य का, ह्यूमन का बहुत बड़े पैमाने पर उनका फिजिकल और मेंटल हरासमेंट हुआ, उनका शोषण हुआ। तो लोगों ने अपने राइट्स के लिए आवाज उठानी स्टार्ट की। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें, औद्योगिक क्रांति की बात करें, तो जब यूरोपियन सोसाइटी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो यूरोपियन जो थे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फैलने लगे, अलग अलग कंट्री में गए और वहां पे जाकर उन्होंने अपनी कॉलोनी बसाई, वहां के लोगों को गुलाम बनाया और उनका फिजिकली और मेंटल हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम बढ़ता गया, डेवलपमेंट होता गया, तो वैसे वैसे मशीन पर लोगों ने ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया, ना कि ह्यूमंस पर। और जब फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लाखों संख्या में लोग मारे गए। तो देखते हैं ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसके अलावा डिक्टेटरशिप, कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म, ये कुछ ऐसी चीज थी कि कुछ ऐसे रीजंस थे जिसमें ह्यूमन का, ह्यूमैनिटी का बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े नंबर में क्या हुआ, हम कह सकते हैं शोषण हुआ, हरासमेंट हुआ। तो इसीलिए यूरोपियन सोसाइटी का एक ग्रुप ऐसा था जिसने ह्यूमन की बात की, ह्यूमन फ्रीडम की बात की, ह्यूमन डिग्निटी की बात की। ठीक है, तो उन्होंने ये बात उठाई। तो इस जो एक ग्रुप था जिसने ह्यूमन डिग्निटी की बात की, ह्यूमन फ्रीडम की बात की, तो इस ग्रुप को किस नाम से जाने जाने लगा? ये जो ग्रुप था और इनकी जो अपनी ये जो विचार थे, इसको एग्जिस्टेंशलिज्म के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो हम इस फिलॉसफी को और आगे देखते हैं, समझते हैं। तो कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, कि अस्तित्ववाद अस्तित्व का अध्ययन है। और किसके अस्तित्व का, किसके एग्जिस्टेंस का? तो ह्यूमन की। इट इज द मॉडर्न फिलोसफी, क्योंकि 19th और 20th सेंचुरी में आई, तो इसलिए एक मॉडर्न फिलोसफी है। इट इज अ फिलोसफी दैट एम्फेसाइजेस इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, फ्रीडम एंड चॉइस। कि व्यक्तिगत अस्तित्व, स्वतंत्रता और रुचि पर जोर देती है फिलोसफी। इट इज द व्यू दैट ह्यूमन डिफाइन देयर ऑन मीनिंग इन लाइफ। कि फिलोसफी कहती है कि मनुष्य जीवन अपने स्वयं के अर्थ को परिभाषित करता है। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल फिलोसफी, की यूरोपियन की जो यूरोप की जो ट्रेडिशनल फिलोसफी थी, जैसे मैंने आपको बताया आइडियलिज्म और इस तरह की, तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट है। अकॉर्डिंग टू देम ऑब्जेक्ट आर सिंपली प्रेजेंट एंड मैन इंटरप्रेट देम। कि इसका मानना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वस्तुएं हमारी प्रकृति में, हमारे इस दुनिया में मौजूद रहती हैं, बस ह्यूमन उसको अपनी जरूरत के हिसाब से उसको डिफाइन करता है। ठीक है। एक शहर में रहने वाले लोगों के लिए लकड़ी की कोई वैल्यू ना हो, क्योंकि गैस पे खाना बनाते हैं, लेकिन जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए वो लकड़ी उनकी रोजी रोटी का एक साधन है।
तो इसलिए वस्तुएं मौजूद रहती हैं, ऑब्जेक्ट मौजूद रहते हैं, बस ह्यूमन उसको अपने नीड के अनुसार उसको डिफाइन करता है, इंटरप्रेट करता है। इट बिलीव्स दैट मैन इज द टोटल सम ऑफ हिज एक्शन, कि मनुष्य अपने कार्यों का, अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार है, उसका कुल योग है, हम जैसा करते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इट डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। इट बिलीव्स दैट द इंडिविजुअल आर एंटायरली फ्री, कि व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, इसलिए मस्ट टेक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्फ, कि उसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। थिंकर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस फिलॉसफी को दिया? सोरेन, फ्रेडरिच, जेन पॉल, अल्बर्ट, सिमोन। तो एक कुछ फिलोसफर्स थे जिन्होंने एग्जिस्टेंशलिज्म फिलॉसफी को के बारे में बात की, इसको आगे बढ़ाया। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो एक ऐसी फिलॉसफी है जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करती है, ह्यूमन फ्रीडम की बात करती है, इंडिविजुअल चॉइसेस की बात करती है, और मानती है कि एवरी इंडिविजुअल यूनिक, कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। इंडिविजुअल डिग्निटी की बात करती है, क्रिएटिव एफर्ट्स की बात करती है, रचनात्मक प्रयास, की हर इंसान में क्रिएटिविटी है, तो इसलिए उसको एफर्ट्स करना चाहिए उस क्रिएटिविटी को बाहर लाने के लिए। द इंडिविजुअल इज द सोल जज ऑफ हिज और हर ऑन एक्शन, कि व्यक्ति अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार है। मैन इज नथिंग एल्स बट वॉट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ, कि मनुष्य और कुछ नहीं, वो वही है जैसा वो खुद को बनाता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड एप्रिसिएट देमसेल्फ एज यूनिक इंडिविजुअल, कि विद्यार्थियों को स्वयं अद्वितीय व्यक्ति के रूप में समझने और सराहना करने में मदद करना। टू एजुकेट द होल पर्सन नॉट जस्ट माइंड, कि पूरे पर्सनैलिटी का डेवलप करना है, ऑलराउंड डेवलप करना है बच्चों का, ना कि केवल उनके माइंड का। ठीक है, तो व्यक्ति को संपूर्ण रूप से शिक्षित करना है। एजुकेशन शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक हिम ह्यूमन, कि शिक्षा ऐसी हो जो इंसान को इंसान बनाए। डेवलप द इफेक्टिव साइड ऑफ लाइफ, कि जीवन के प्रभावी पक्ष का विकास करना, ताकि मनुष्य जो है, इंसान जो है, अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, उसको इस काबिल बनाना ताकि अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके, उसकी स्किल को डेवलप करना। फोस्टर द ग्रोथ ऑफ यूनिकनेस इन मैन, कि मनुष्य में विशिष्टता की वृद्धि को बढ़ावा देना, कि हर इंसान में कुछ काबिलियत होती है, उसी काबिलियत को निखारना, उसी को आगे बढ़ाना। फोस्टर द कैपेसिटी फॉर सेल्फ डायरेक्शन, की आत्मनिर्देशन की क्षमता को बढ़ावा देना। ठीक है, इंसान को, बच्चों को इस काबिल बनाना, इस लायक बनाना कि वो खुद से खुद को गाइड कर सके, खुद को खुद से मोटिवेट करके आगे बढ़ा सके। डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, की आत्मनिरीक्षण शक्तियों का विकास, कि बच्चों को इस तरह से मतलब उनको इस काबिल बनाना कि वो खुद को ऑब्जर्व कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेस को पहचान सके। ठीक है, और उस आधार पर खुद को आगे बढ़ा सके। टीचिंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो डायलॉग मेथड, ग्रुप डिस्कशन मेथड, साइंटिफिक मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, केस स्टडी मेथड। ठीक है, तो केस स्टडी क्या होता है? किसी भी इंसान का, किसी भी इंस्टीट्यूट का, जब हम उसकी एक डीप स्टडी करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल हम उसकी निकालते हैं, उसकी जांच करते हैं, तो उसे केस स्टडी कहते हैं। ये किसी इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी इंडिविजुअल, की क्लास में सभी बच्चों पर ध्यान देना। ठीक है, सभी पर इंडिविजुअल अटेंशन देना। करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो अब जब ह्यूमन की बात की गई है, ह्यूमन फ्रीडम की बात की गई है, ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की गई है, तो सब्जेक्ट भी उसी तरह से होने चाहिए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए? करिकुलम कंपोज्ड ऑफ फाइन आर्ट्स, ड्रामा, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, लिटरेचर एंड फिलोसफी। तो इस तरह के सब्जेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, और जो भी ये सब्जेक्ट हैं, इससे किस चीज का डेवलप किया जाना चाहिए? ठीक है, तो ये इंडिविजुअल की क्या हेल्प करेगा? ठीक है, the humanities are given more emphasis to provide students with various experience that will help unleash their own creativity and self expression, कि इसके थ्रू
चाहे हम बात करते हैं आर्ट्स की, बात करते हैं ड्रामा की, बात करते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन की, बात करते हैं लिटरेचर की, बात करते हैं, इसके थ्रू जो ह्यूमन है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, उसको उसकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर आएगी, वो अपने को खुद को एक्सप्रेस कर सकेगा। तो इसलिए इस तरह के सब्जेक्ट होने चाहिए। Vocational education is seen more as mean of teaching student about themselves and their potential than that of earning a livelihood। कि जो भी बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही है उसको सिर्फ जॉब के रूप में ना दी जाए, बल्कि उसको इस रूप में सिखाया जाए कि बच्चों को बताया जाए कि उससे बच्चे की स्किल डेवलप होगी और उस स्किल के बेस पर जो स्टूडेंट है अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। तो इसको जॉब के पर्पज से ना सिखाया जाए, बल्कि स्किल के पर्पज से सिखाया जाए, बताया जाए। स्टूडेंट आर गिवन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शन फ्रॉम विच टू चूज, कि बच्चों के सामने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को विकल्प ऑप्शन दिए जाए जिनमें से बच्चा अपने पसंद के अनुसार से चीजों को चूज कर सके। टीचर्स कैसे होने चाहिए? तो टीचर ऐसा हो, ठीक है, टू क्रिएट एन एनवायरमेंट इन विच दे फ्रीली चूज देयर ऑन प्रिफर्ड वे, कि टीचर ऐसा हो जो बच्चों के सामने इस तरह का एनवायरमेंट बनाए ताकि बच्चा अपनी पसंद से अपने पसंद के विषयों को चुन सके, एक्टिविटी को चूज कर सके। टू रिलेट विद ईच स्टूडेंट ओपनली एंड ऑनेस्टली, कि प्रत्येक विद्यार्थी के साथ खुला और ईमानदारी पूर्ण संबंध हो टीचर का। टू हेल्प द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई दे एंड नो हिमसेल्फ बेटर, कि बच्चों को उनको खुद को जानने में, खुद को पहचानने में बच्चों की मदद करना। एनकरेज द स्टूडेंट टू वर्क हार्ड, कि विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित करना। और स्टूडेंट का क्या रोल होना चाहिए? टू फ्रीली चूज व्हाट सब्जेक्ट दे वांट टू स्टडी एज लॉन्ग एज दे आर इंटरेस्टेड इन, कि विद्यार्थियों को जिन विषयों में, जिन सब्जेक्ट में रुचि हो उसका चयन करने में, उसको चूज करने में और उसको पढ़ने में पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। ठीक है। टू डिफाइन देयर ऑन मीनिंग ऑफ लाइफ, कि अपने जीवन के अर्थ को परिभाषित कर पाए, बच्चों को इस तरह से सिखाना चाहिए। डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए? तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है। और इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है? मैंस एग्जिस्टेंस की, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करता है, मनुष्य के अस्तित्व की बात करता है। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि ह्यूमन को, ठीक है, बच्चों को फ्रीडम दी जाए, लेकिन बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी है। हर कोई अपने कर्म के लिए खुद जिम्मेदार है। मैन इज नॉट कंप्लीट, कि मानव कंप्लीट नहीं है, बल्कि उसको खुद को कंप्लीट बनाना पड़ता है। नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट, बनी बनाई अवधारणाओं को स्वीकृति नहीं देता। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति की बात करती है फिलॉसफी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात करती है। सेल्फ रियलाइज टीचर की बात करती है कि टीचर सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर टीचर सेल्फ रियलाइज नहीं होगा, उसको खुद के बारे में नहीं पता होगा, तो किस तरह से बच्चों को गाइड कर सकता है? तो टीचर इस काबिल हो ताकि बच्चों को जान सके, बच्चों को समझ सके, उनको गाइड कर सके, उनको आगे बढ़ा सके। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई है। तो क्लास, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एग्जिस्टेंशलिज्म के बारे में पढ़ा और इसका आज के टाइम में हमारे एजुकेशन में इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो क्लास, मैं पवन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ह्यूमैनिज्म इन एजुकेशन, शिक्षा में मानववाद। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट और एजुकेशनल रिलेवेंस की बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ह्यूमैनिज्म के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ह्यूमैनिज्म एक वेस्टर्न फिलॉसफी है और अगर हम मेडिवल पीरियड, मध्यकाल की बात करें तो यूरोप में चर्च का काफी दबदबा था। चर्च की बात लोगों को माननी पड़ती थी क्योंकि उस टाइम के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और चर्च था, पुरानी जो बुक्स थी, बाइबल्स थी, इन बुक्स को लोगों को दिखा के कहता था कि अगर आप ए नहीं करोगे तो आपके साथ ए हो सकता है, ए नहीं करोगे तो आपके साथ ए हो सकता है। और लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे तो उनको चर्च की बात माननी पड़ती थी। लेकिन आगे चलकर जब जब 1455 में सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बना या छपाई की मशीन का जो आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे बाइबिल थी और इस तरह की जो बुक्स थी वो छपनी स्टार्ट हुई
और छपनी शुरू हुई तो लोगों के बीच पहुंचनी शुरू हुई, और लोगों ने धीरे धीरे बाइबिल को और इस तरह के जो ग्रंथ थे यूरोप के, ठीक है, धार्मिक ग्रंथ थे, उनको उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। और फिर लोगों ने जाना समझा कि अभी तक जो चर्च हमसे कहता आ रहा था उसकी सारी बात सही नहीं थी। कई बार जो चर्च है वो अपनी मनमानी करता था और लोगों को डरा धमका कर लोगों से काम करवाता था, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर। लेकिन जब लोगों के पास बाइबिल जो इस तरह की जो बुक्स आने लगी, बुक छपने लगी, और लोगों ने उसको पढ़ा, उसको जाना, तो उसने समझा कि नहीं, चर्च की सारी बातें सही नहीं थी। तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो ये धर्म का, जो रिलीजन का जो एक प्रेशर था लोगों के ऊपर से कम होने लगा। ठीक है। अब क्या हुआ, एक नई चीज क्या आई कि जो ह्यूमन था वो धर्म से हटकर वो अपने बारे में सोचने लगा, अपनी खुशी के बारे में सोचने लगा, ह्यूमन हैप्पीनेस, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो मेडिवल पीरियड के बाद यूरोपियन सोसाइटी में एक नया बदलाव आया। उस टाइम अगर यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो उसमें ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री की बात करें, सोशियोलॉजी की बात करें, चाहे हम आर्ट की बात करें, ठीक है, तो इस तरह के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाने लगे। और आज जब हम देखते हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, तो आर्ट्स को हम ह्यूमैनिटी भी बोलते हैं, तो ह्यूमैनिटी, ये जो ह्यूमनिस्टिक सब्जेक्ट्स थे, तो ये कब से स्टार्ट हुए, मेडिवल पीरियड के बाद से वेस्टर्न कंट्री में ये सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ाए जाने लगे। ठीक है। धीरे धीरे लोग इसको पढ़ने लगे, इसको जानने लगे और इसको इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो ह्यूमनिज्म एक ऐसी फिलोसफी जहां पे ह्यूमन की बात की जाती है, जहां पर ह्यूमन हैप्पीनेस की बात की जाती है, जहां पे ह्यूमन वेलफेयर की बात की जाती है, ऐसी फिलोसफी जो ह्यूमन को बिल्कुल रिलीजन से अलग करता है, कि रिलीजन अलग चीज है और ह्यूमन हैप्पीनेस अलग चीज है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके कंसेप्ट को जाने तो ह्यूमनिज्म रिफर्स टू द फिलॉसफी इन विच ह्यूमन बींग्स हैव अ सेंटर प्लेस, कि मानववाद से तात्पर्य उस दर्शन से है जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। Humanism is a criterion for resolving disputes arising in human life, कि मानववाद मानव जीवन में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की एक कसौटी है, कि ह्यूमन लाइफ में जो अलग अलग कंट्रोवर्सी है, विवाद है, किस तरह से इसको प्यार से मिलकर निपटाया जा सकता है, इसी की बात ह्यूमनिज्म में की जाती है। ह्यूमनिज्म मीन्स कंप्लीट एडजस्टमेंट इन ह्यूमन लाइफ, कि मानववाद का अर्थ है मानव जीवन में पूर्ण समायोजन, ताकि सोसाइटी के सभी लोग आपस में मिलजुल कर रह सके और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो भी कंट्रोवर्सी है, आपस में मिलकर उसको सॉल्व कर सके। तो इस तरह से एक सोसाइटी को एक आइडियल सोसाइटी बनाना। अगर हम इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, की मानव अस्तित्व का सिद्धांत। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब रिलीजन का जो एक प्रेशर था खत्म होने लगा तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर, ह्यूमन लाइफ पर ध्यान दिया जाने लगा। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लिबर्टी, मानव स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव खुशी का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, विश्व नागरिकता का सिद्धांत। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, कि ये पूरा जो ये दुनिया है ये अपना एक परिवार है। ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, इसमें विश्व नागरिकता की बात की गई है, जहाँ पे सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। प्रिंसिपल ऑफ बिलीफ इन ह्यूमन डिग्निटी, कि मानव गरिमा में विश्वास का सिद्धांत, जहां पे ह्यूमन हैप्पीनेस पर ध्यान दिया जा रहा है, ह्यूमन डिग्निटी पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सीलेंस, श्रेष्ठता को प्राप्त करने का सिद्धांत, कि एक श्रेष्ठ मानव। प्रिंसिपल ऑफ अचीविंग स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड आइडियल्स, की आध्यात्मिक मूल्यों और आदर्शों को प्राप्त करने का सिद्धांत। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, समस्त मानवता का कल्याण। ह्यूमन परफेक्शन, मानव पूर्णता, जहां पे ह्यूमन का कंप्लीट डेवलपमेंट हो। ह्यूमन हैप्पीनेस, मानव खुशी। फ्रीडम ऑफ माइंड, मन की स्वतंत्रता, किसी तरह का कोई रिलीजियस, कास्ट, क्लास, किसी तरह का कोई प्रेशर ना हो। फ्रीडम ऑफ माइंड, कि इंसान फ्री होकर सोचे। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव के व्यक्तित्व का विकास, इसके ऑब्जेक्टिव थे। अब अगर हम बात करते हैं करिकुलम की, पाठचर्या की बात करते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, की करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस या स्टूडेंट के नीड के अकॉर्डिंग करिकुलम में भी चेंजेस लाए जाने चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। प्लेस इन ह्यूमन आइडियल्स एंड कल्चर और हेरिटेज, की मानव आदर्श और सांस्कृतिक विरासत को स्थान।
दिया जाना चाहिए करिकुलम में। ह्यूमनिज्म करिकुलम कवर्स लिटरेचर, लैंग्वेज, म्यूजिक, पोएट्री, आर्ट, पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड ग्रामर। कि मानवतावाद पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें साहित्य को स्थान दिया जा रहा है, भाषा को, संगीत को, कविता को, कला, राजनीति, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, व्याकरण ये विषय इसमें शामिल है, जिसको हम ह्यूरिस्टिक सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो डिस्कशन मेथड, विचार विमर्श, डिबेट, वाद विवाद, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधियां। ठीक है, जहां पे चीजें करके सिखाई जाए, उसको प्रूव किया जाए, द साइंटिफिक मेथड्स। इसके अलावा अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर शुड हैव ह्यूमन क्वालिटीज, की शिक्षण में मानवीय गुण होने चाहिए। ही शुड हैव नॉलेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, कि उसको वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान हो, ताकि जो भी बच्चों को बताए एक लॉजिक के साथ बताए, एक प्रूफ के साथ बताए, सिखाए। ही शुड हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट, कि उसके पास विद्यार्थियों को समझने की योग्यता होनी चाहिए। ही शुड हेल्प द स्टूडेंट इन अटेनिंग हैप्पीनेस एंड ह्यूमन परफेक्शन, कि उसे विद्यार्थियों को खुशी और मानव पूर्णता प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए। अगर स्कूल की बात करें तो डेमोक्रेटिक स्कूल की बात की गई, कि स्कूल ऐसा होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहां पर टीचर स्टूडेंट का इक्वल आप कह सकते हो कि पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, जहां पर बच्चों में डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप किए जाए, जहां पे बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए, फ्रीडम दी जाए करके सीखने की। डिसिप्लिन की बात करें तो सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन होना चाहिए। अगर हम इस फिलॉसफी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, शैक्षिक निहितार्थ की बात करते हैं, तो मैंस एग्जिस्टेंस की मनुष्य के अस्तित्व पर ध्यान देता है। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, की स्वतंत्रता भी है तो जिम्मेदारी भी है, एक सोसाइटी के लिए, एक समाज के लिए, एक देश के। मैन इज नॉट कंप्लीट, मानव अपूर्ण है, उसको कंप्लीट बनाना है। ठीक है। नो एक्सेप्टेंस ऑफ रेडीमेड कंसेप्ट, बनी बनाई अवधारणाओं को स्वीकृति नहीं। ठीक है, तो कंसेप्ट वो है जिसको प्रूफ किया जाए, पहले से जो चीजें हैं उस पर नहीं मानना, चीजों उसको मानो जो प्रूफ किया जा सके। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति, खुद को जानना, खुद को समझना, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में पता होना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रीय शिक्षा पर बल दिया गया इसमें। सेल्फ रियलाइज टीचर, की स्व साकार शिक्षक, की एक टीचर ऐसा है सेल्फ रियलाइज है, मतलब उसको अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता हो, अपने वीकनेस के बारे में पता हो, क्या चीजें अच्छी कर सकता है। तो अगर टीचर सेल्फ रियलाइज होगा, मोटिवेटेड होगा, तभी तो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है। तो टीचर सेल्फ रियलाइज होना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी वो अपने बच्चों को समझ सकता है, जान सकता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है। ऑलराउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास, जैसे हमने ह्यूमन परफेक्शन की बात की, तो संपूर्ण विकास, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की गई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।